लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर हमने फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर कई-कई कोणों से बात की है। फांसीवाद का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इस देश की मेहनतकश जनता, इस देश की आर्थिक नीतियों, खुशहाली, अमन चैन और भाईचारा पर ही पड़ता जा रहा है। तो ये सब क्यों है? इसके प्रतिरोध में पिछले दिनों 9 जुलाई को भारत में ऐतिहासिक हड़ताल की गई। तो यह हड़ताल क्यों हुई? इसका महत्व और प्रभाव क्या है? आने वाले भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? क्या चुनौतियां हैं? क्या बाधाएं हैं? इस व्यापक परिदृश्य पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत के सबसे पुराने श्रमिक संगठन और सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण श्रमिक संगठन, जिसका भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की राष्ट्रीय महासचिव, इस देश की वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड अमरजीत कौर जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड कौर जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जी, जी। तो मैंने जैसा कि कहा कि अभी 9 जुलाई को भारत में ऐतिहासिक हड़ताल हुई। 30 करोड़ लगभग लोग इस हड़ताल में शामिल हुए और इस हड़ताल में आपकी और खासतौर पर एटक की केंद्रीय भूमिका थी, क्योंकि हम लोगों ने ही ये कोशिश करी कि इस देश में श्रमिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना के काम किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस विस्तृत परिदृश्य में आप अपनी बात कहें। यह हड़ताल क्यों हुई? इस हड़ताल का महत्व क्या है? इस हड़ताल का प्रभाव क्या है? और आने वाले भविष्य की संभावनाएं, आशंकाएं और चैलेंजेस क्या हैं? इस हड़ताल का मैसेज क्या है? आपका स्वागत है कॉमरेड अमरजीत कौर जी। जी। शुक्रिया शैलेंद्र, मुझे बुलाने जी। के लिए जी। इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये एक वाकई ऐतिहासिक हड़ताल है। जी। और हम लोग जब इसकी तैयारी में जुटे थे और उसका असेसमेंट ले रहे थे, और जी। 7 तारीख को जब हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जी। तब भी हम दबी हुई जुबान से कह रहे थे कि 25 करोड़ के आसपास हमारा अंदाजा है कि लोग जी। हिस्सा लेंगे। हम जी। उसमें श्रमिकों को भी काउंट कर रहे थे, जी। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, जी। सभी को हम काउंट कर रहे थे। प्लस जो संयुक्त किसान मोर्चा और खेत मजदूर यूनियनों के ऑल इंडिया के संगठन हैं, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की थी और उन्होंने भी मोबिलाइजेशन में बहुत बड़े पैमाने पे हिस्सा लेना था। और साथ ही हम लोगों को ये मालूम था बहुत सारी जगहों पे जो छोटा सेक्टर है, जो खुद परेशान है इन आर्थिक नीतियों से जो सरकार की हैं, या जो छोटे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन हैं वो भी बहुत परेशान हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि आप जहां गली कूचा में जाइएगा, मजदूर बस्तियों में जाइएगा, कॉमन मैन में जाइएगा, वहीं आप बाजारों को भी कवर कीजिएगा हड़ताल की तैयारी में, ताकि वो भी भागीदारी निभाएं। उनके भी मुद्दे हैं, उनके भी प्रश्न हैं, उनको भी माल कल्चर से पूरा बर्बाद किया जा रहा है और कॉर्पोरेटाइजेशन से छोटा सेक्टर पिट रहा है। तो हम उन सब चीजों के अंदाजे से कह रहे थे कि 25 करोड़ के करीब होगा। लेकिन जब 9 तारीख को हड़ताल का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ और मोबिलाइजेशन शुरू हुई, लोगों का जुड़ना शुरू हुआ गांव और शहर में और सड़कों पे, रेल रोको, चक्का जाम करो, ये सारी बातचीत में जब भागीदारी हम देखने लगे, तो दोपहर आते आते हमको समझ आया कि ये 30 करोड़ से ज्यादा की मोबिलाइजेशन पूरे देश में हो जाएगी इस हड़ताल के ऊपर। तो बहरहाल हम इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे मजदूरों ने, किसानों ने, खेतीहर मजदूरों ने और आम जनमानस ने समर्थन दिया, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे विद्यार्थी संगठन शामिल हुए, महिला संगठन शामिल हुए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए, कई जगह पे जर्नलिस्टों की जो यूनियंस हैं वो जुलूस लेके आए और वो शामिल हुए ऐसे प्रोग्रामों में जहां रैली हो रही थी। तो उसी हिसाब से ये हड़ताल कामयाब थी।
ये कामयाब क्यों हो पाई और कारण क्या थे? क्योंकि मांगे ऐसी थी, क्योंकि दुख और दर्द ऐसा था जिसको बांटा गया था आम जनमानस के साथ। एक तो 4 लेबर कोड जो लाई ये सरकार, ट्रेड यूनियन से किसी भी चर्चा के बिना, किसी भी प्रक्रिया के बिना, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को होल्ड किए बिना, इवन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं हुई कि अपोजिशन वॉकआउट पे थी जिस दिन ये इंट्रोड्यूस किए गए 3 लेबर कोड। एक पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था कोरोना से पहले। तो किसी भी स्टेज पे आप ट्रेड यूनियन से बात नहीं करते और लेबर के लिए लॉज हैं और लेबर को उसमें फायदा है नुकसान है आप चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये बात बिल्कुल वैसी थी जैसे किसानों को मोदी जी ने कहा मैं तो तुम्हारे भले के लिए, किसानों के भले के लिए 3 कृषि कानून लाया हूँ। तो किसानों ने कहा अगर हमारा भला है हमसे बात तो करो, हमें पूछो कि ये कानून हमें भला करेंगे कि हमारा नुकसान कर देंगे, आपने कैसे तय कर लिया हमारे भले के लिए है। तो ये बात उन्होंने कही थी और वही हमने देखा मोदी सरकार कह रही थी कि मैं तो मजदूरों के हित के कानून लाया हूँ, उनको तो बहुत भला होने वाला है। और हम जब उन लेबर कोड्स को स्टडी की सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, तो हमने देखा कि 100 बरस से भी ऊपर की जो हमारी लड़ाई थी, बल्कि कहना चाहिए 19वीं सदी से जब काम के घंटों की लड़ाई शुरू हुई हिंदुस्तान के श्रमिकों की, उसको अगर हम लेते हैं तो 150 साल से ऊपर के संघर्ष हैं जिनको लेके हमने आजादी के आंदोलन के दौरान लड़ा और फिर आजाद हिंदुस्तान में भी हमने केंद्र में और राज्यों में लड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मजदूरों को राइट टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो मिला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी मिला। हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीधे भी जा सकते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम सीधे जा सकते हैं, वो अधिकार तो मिला। मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। बच्चों को शिक्षा मिले, वो श्रम में नहीं हो, वो बात तो है, लेकिन ये संविधान में थी। उस संविधान की बातों को ग्राउंड रियलिटी में लाने के लिए पार्लियामेंट से इनेक्टमेंट्स लेनी पड़ती हैं, लॉज लेने पड़ते हैं। तो जो संविधान में था उसके लिए लॉज बनाने के लिए आजाद हिंदुस्तान में भी हमें लड़ना पड़ा, स्टेट्स में भी हमें लड़ना पड़ा। जो स्टेट लॉज बने, लेबर लॉज या सेंटर के लॉज बने, ये बहुत संघर्षों के बाद बने। हमें ट्रेड यूनियन एक्ट जरूर मिल गया था 1926 में, हमने माइंस एक्ट 1922 में ले लिया, हमने कंपनसेशन एक्ट 1923 में ले लिया, हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1935 में ले लिया, लेकिन बाकी सारे के सारे लॉज तो हमने आजाद हिंदुस्तान में लड़के लिए हैं, संघर्षों से लिए हैं। और ये सरकार उन सारे अधिकारों को कुचल करके 4 लेबर कोड्स में बदल रही है और ट्रेड यूनियन से बात नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गुस्से का कारण था कि हम इन श्रम कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। 5 साल से हम लड़ रहे हैं, ये हमारी चौथी स्ट्राइक थी इन लेबर कोड्स को अपोज करते हुए। जब सितंबर 2020 के अंदर ये जबरदस्ती पार्लियामेंट में कोड पास करवा लिए इन्होंने, अपोजिशन की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठा के, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, उसको रखा मंत्री ने और वहां रूलिंग पार्टी के ही एमपीस बैठे थे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और जी लेबर कोड्स पास हो गए। 150 साल के इतिहास के ऊपर पानी फेरने का पूरा इनका प्रयास शुरू हो गया। तो हमने 26 नवंबर 2020 में हड़ताल की, 2021 में हमने किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर प्रोटेस्ट डे मनाया, 2022 में हमने फिर हड़ताल की, उसमें हमारे बाकी मुद्दों के साथ लेबर कोड्स के मुद्दे थे। फिर हमने 2023 में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया 3 डेज का, हमने और किसानों ने मिल करके, और फिर हमने 2024 के अंदर 2 दिन की हड़ताल की और अब ये 2025 के अंदर हड़ताल है। तो हमने लगातार जो हमारे मुद्दे थे उन पे हमने एक्शंस भी किए, मोबिलाइजेशंस की, डिसेंट्रलाइज्ड कैंपेन किया, हमने महापड़ाव रखे और फिर हम इस हड़ताल तक पहुंचे। पर हमारे केवल लेबर कोड्स के मुद्दों पे हम नहीं लड़ रहे थे, हम हमारे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण नहीं होना चाहिए, हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, आम जनता के लिए सेवाएं हैं, वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ हो, वो पानी हो, वो सैनिटेशन हो, ये बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की और आवश्यक है, राइट्स के रूप में देखी जानी चाहिए, अधिकार के रूप में, इन सब का निजीकरण कर रही है सरकार, उसके विरोध में हम लगे हुए हैं।
फिर हम जी। लोगों का कहना था कि मनरेगा में आप कमजोर करना शुरू कर दिया सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, जी। मनरेगा के बजट घटाए, बाकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बजट घटाए, हम उसका विरोध कर रहे थे। हम कह जी। रहे थे मनरेगा के 200 दिन कर दो, उसका जो वेतन है वो 600 तक ले आओ आप, वो भी इस मांगों का हिस्सा था। इसके साथ साथ हमारा ये कहना था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करो आप। जी। जी। ये पेंशन स्कीम गलत है, जी। यूनाइटेड पेंशन स्कीम ले आए वो और भी गलत है। तो जी। आप और ओपीएस में तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड है, जी। जो प्रोविडेंट फंड जिनका कटता है उनको जी। ईपीएस 95 का पेंशन, ये तो हम लोगों ने लड़के लिया हुआ है ना। जी। जी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी बड़े संघर्षों के बाद ली गई थी, जी। बहुत लड़ाइयां जी। हुई थी, और 70 के जी। दशक में हमको मिली थी, जिसको जी। वाजपेयी जी के टाइम में एनपीएस करके और उसको जी। खत्म कर दिया गया था। तो जी। वो भी हमने लड़के ली थी। और ईपीएस 95 भी, उसके 95 से ही आप समझ लीजिए 95 से जी। मिलना शुरू हुआ। तो जी। ईपीएस 95 में लड़ लड़के 1000 रुपए इन्होंने किया, वो 1000 भी नहीं बनता है, मिलता ही नहीं है। तो हमने उसमें कहा कि कम से कम आप 9000 दो, प्लस डियरेंस अलाउंस उसके साथ हर बार जोड़ो। इसी तरीके से हमने कहा कि ये तो बहुत कम परसेंटेज कवर होगा, बाकी सारा जनमानस जो है वो एक उम्र के बाद काम नहीं कर सकता, तो वो सड़क पे जी। भीख तो मांगेगा नहीं। जी। तो उन जी। सब के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, और कम जी। से कम 6000 का पेंशन उनको भी मिलना चाहिए कि वो जी। किसी के जी। मोहताज नहीं हो। ये भी हमारी हड़ताल का मुद्दा जी। था, उन सारी जी। चारों हड़तालों का भी मुद्दा था, उससे पहले के जी। संघर्षों का भी मुद्दा जी। था। तो जी। हमने इन मुद्दों के साथ साथ हमने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बीड़ी वर्कर्स हैं, इनके वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं, आप इनके वेलफेयर बोर्ड से ही इनको दे सकते हो, क्योंकि सरकार का पैसा उसमें नहीं लगा है, उसमें तो सेस है और वो मालिकों से आता है। तो इसलिए उसमें पेंशन देना चाहिए इनको, इसमें कवर करना चाहिए, हमने मुद्दा उठाया। फिर हमने बहुत बड़ा जो प्रश्न है, जो दुखता प्रश्न है हमारी युवा पीढ़ी का, वो जी। हमारे फ्यूचर वर्कर्स हैं, उनको जी। रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर हो गई है। जी। सरकार जी। जो है आउटसोर्सिंग कर रही है, जी। कॉन्ट्रैक्टराइजेशन कर रही है, और जी। प्राइवेट जी। सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है, जी। रेगुलर तो जी। जॉब देने की कोशिश नहीं जी। करता है। तो जी। जी। गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर तो रोल मॉडल होते हैं, और ये जो जी। रोल मॉडल गवर्नमेंट ने होना चाहिए रिवर्स में काम कर रहे हैं। जी। जितनी सैंक्शन पोस्ट थी मिस्टर मोदी के सरकार में आने के बाद से, उनमें भर्ती बंद कर दी गई। हर जी। सैंक्शन पोस्ट अगर 2-3 साल आप भरोगे नहीं, वो लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। जी। इन्होंने जी। लाखों नौकरियां हमारे युवाओं की खत्म कर दी। प्रॉमिस जी। किया था 2 करोड़ हर साल क्रिएट करेंगे, जी। बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड सैंक्शंस जॉब है वो भी नहीं भरी। जी। और आप वो सब करते करते अब कुछ लाख जो जॉब्स बच गई हैं, गवर्नमेंट उसको भी खत्म करना चाह रही है। जी। तो जी। एक तो भर्ती नहीं हो रही, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, फिर आप लिस्टें निकाल रहे हैं, फिर उनकी इंटरव्यूज कर रहे हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे कह रहे हैं वहां पेपर लीक हुआ था, वहां इंटरव्यू में गड़बड़ हुई, आप उसको रद्द कर रहे हैं। और बच्चे 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तड़प रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, और सरकार इसके विपरीत झूठ बोलती है कि हमने जॉब्स क्रिएट कर दिए। हमने देखा हमारे लेबर मिनिस्टर ने आईएलओ में जाके और वहां से लौट के दावा ठोका कि 7.5 करोड़ जॉब्स दिए। तो आप बहुत ही, जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वो लोन मांग रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको लोन दे रहे हो, उसको जॉब में काउंट कर रहे हो। उस लोन से वो चाय की दुकान खोल पाया कि नहीं, पंक्चर की दुकान खोल पाया कि नहीं, कोई रेडी पटरी चला पाया कि नहीं, आप तो कोई आंकड़ा नहीं ले रहे हो, और आप दावे ठोक रहे हो कितने करोड़ों को हमने रोजगार दे जी। दिया। तो जी। अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस इशू हमारे इन मांग पत्र में था कि जी। आप सैंक्शन पोस्ट की भर्ती करो, आप जॉब जी। क्रिएशन करो, आप नई नई लाइवलीहुड स्कीम्स निकालो, आप जो हम्म। वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत लोगों को काम मिल रहा है, उन वेलफेयर स्कीम्स के बजट मत घटाओ। हमने कहा जी। जो हमारी सारी आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, इनको वर्कर का स्टेटस तो दो। तुम जी। मानदेय दे रहे हो, वो न्यूनतम वेतन से कहीं कम है, उनको और कोई जी। फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज हम्म। नहीं है, उनको ईएसआई हॉस्पिटल के कार्ड्स मिलने चाहिए।
तीनों जी मिनिस्ट्रीज जो अपने सारे कैडर्स को फुल पे दे रही है गवर्नमेंट की, जी और इनसे सारे काम ले रही है, और इनको आप रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं मानते हो, तो जी वर्कर का दर्जा भी देने के लिए आप तैयार नहीं हो। वो भी हमारे मांग पत्र के अंदर था। इस तरीके से हमारी 17 सूत्री मांग पत्र था, जो हम आज के लेबर मिनिस्टर हैं, जब इन्होंने 2024 में चुनावों के बाद इनको ये मंत्रालय मिला, ये कुर्सी पे बैठे, तो उसके बाद इन्होंने एक दो यूनियनों से बातचीत करी, उसको मीडिया में डाला, तो फिर हम लोगों ने यूनाइटेडली इनको लेटर लिखी, सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, कि आप सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ मीटिंग कीजिए, हमसे मिलिए और हमारी क्या मुद्दे हैं उनको सुनिए, आप नए लेबर मिनिस्टर हैं। वो मीटिंग बुलाई गई 28 अगस्त 2024 में। वहां हमने ये 17 सूत्री मांग पत्र रखा। हमने कहा, महाशय, ये लेबर कोड्स ठीक नहीं है, इनको आप रद्द कीजिए, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाइए। ये हमारी मांग नंबर 1 है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बिना लेबर कोड्स थोपे गए, तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तुरंत बुलाइए। 2015 के बाद कभी नहीं हुई, और उसमें हमारे लेबर कोड्स की चर्चा कीजिए। उसके बाद एक सामंजस्य बैठेगा, एम्प्लॉयर्स और मजदूर और लेबर मिनिस्ट्री तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो हम इन लेबर कोड्स को रद्द कीजिए, नए सिरे से लेबर रिफॉर्म्स की बात कीजिए। मंत्री ने कहा, मैं जल्दी ही आपके सारे मुद्दों पे एक एक करके अलग से मीटिंगें करूंगा। तो वो 28 अगस्त के बाद 9 जुलाई आ गया हमारी हड़ताल का। मंत्री ने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ किसी भी मुद्दे पे उन 17 पॉइंट पे मीटिंग नहीं बुलाई, तो हमारे पास क्या चारा है। बल्कि इन्होंने 2025 जनवरी में जो इन्होंने रूल फ्रेमिंग की थी, हमने उसका भी बाइकआउट किया था, क्योंकि ये कोरोना टाइम में ऑनलाइन कर रहे थे रूल फ्रेमिंग कोर्ट्स के, वो हम देख रहे थे। इन्होंने कोशिश की, पीएम ऑफिस से स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखवाया कि काम के घंटे बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को चेंज कर दो, उसको लाइसेंस का 50 के ऊपर ले आओ, और थ्रेशोल्ड बदल दो, 10 से 20, 20 से 40, 100 से 300, अलग अलग फैक्ट्रीज का जो इन्होंने अनाउंस किया। तो उसके ऊपर हम लोगों ने आईएलओ तक में कंप्लेंट की थी, जिसमें से फिर ये पीछे हटे थे थोड़ा, उसमें काम के घंटे भी बढ़ाने की बात थी। लेकिन अब हम देख रहे थे कि ये फिर और शेर हो गए। तीसरी बार कुर्सी में बैठने के बाद, जबकि इनके पास अब बहुमत भी नहीं है, ये एक डिपेंडेंट गवर्नमेंट है, 2 बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई गवर्नमेंट है, उसके बावजूद इनका दम भी इतना है, इनका आक्रमण इतना है कि ट्रेड यूनियंस के ऊपर इन्होंने हमला बोला हुआ है, और ये सोचते हैं कि हम जो मर्जी करें, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो करेंगे। तो इस सब चीज के ऊपर हमने मंत्री जी को कहा कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हमारी ग्रीवेंसेस सुनो, और बाकी भी 16 पॉइंट्स हमने सारे के सारे 17 पॉइंट सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से उनको रखा वहां, और वो मांग पत्र मंत्री जी को दिया कि ये हमारे इश्यूज है। मंत्री ने प्रॉमिस किया, ईच इश्यू पे अलग से मीटिंग करूंगा। वो प्रॉमिस कहाँ उड़ गया हमें मालूम नहीं। हमने जब इस जनवरी से हम देख रहे थे 2025 में कि मंत्री ने जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बयान दिया, मैं जल्दी ही नोटिफाई कर रहा हूँ। ये बहुत से राज्यों में रूल्स फ्रेम हुए लेकिन नोटिफाई नहीं हुए, बहुत से राज्यों में रूल भी फ्रेम नहीं हुए, और बहुत से राज्यों ने जो बीजेपी शासित हैं उनमें से कुछ ने नोटिफाई करने की भी प्रयास किए, पर ओवरऑल सारी स्टेट्स इसके ऊपर सामंजस्य बिठा के नहीं उतर पाए, इसलिए सरकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ट्रेड यूनियन हर स्टेट में लड़ रही हैं, जो जहां रीजनल पार्टीज हैं वहां भी लड़ रही हैं कि तुम मजदूरों को कुचलने की कोशिश करोगे तो फिर हमारा गुस्सा देखोगे। तो उसी हिसाब से इन्होंने कहना शुरू किया, मैं तो अब नोटिफाई करने वाला हूँ, लागू करने वाला हूँ। तो हमने 18 मार्च को अपनी कन्वेंशन बुलाई ऑल इंडिया की, दिल्ली के अंदर कन्वेंशन हुई, सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस प्लस हमारी जितनी इंडिपेंडेंट फेडरेशंस है, एसोसिएशंस हैं, चाहे बैंक्स की, इंश्योरेंस की, रेलवे की, डिफेंस की, पोस्टल की, टेलीकॉम की, पेट्रोलियम की, जो हर सेक्टर की मुझे कहना चाहिए, स्टील की, कोल की, सबकी, तो वो सब भी शामिल हुए। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस प्लस सारी फेडरेशंस एसोसिएशंस की कन्वेंशन हुई, उसमें हमने इस 17 पॉइंट पे चर्चा किया, चर्चा करके हमने रणनीति बनाई और 20 मई की हड़ताल का हमने घोषणा की। साथ में हमने कहा कि मंत्री ने कहा है 1 अप्रैल को हम घोषित करेंगे,
वो 1 अप्रैल को करें तो और किसी डेट पे करें तो वेरी नेक्स्ट डे हम इन लेबर कोड्स को जलाएंगे। और इन एनी केस हम हड़ताल पे तो जाएंगे, क्योंकि लेबर कोड्स प्लस हमारे बाकी 16 मुद्दे हैं। उसमें उन मुद्दों के अंदर 17 मुद्दों में किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा भी है, और लैंड को छीनने की जो बात हो रही है वो मुद्दा भी है, अपने जंगल बचाने का मुद्दा भी है, खेतिहर मजदूरों की ये जो न्यूनतम वेतन हमने 26,000 है उसमें सभी हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स भी कवर होते हैं, असंगठित भी कवर होते हैं। तो वो हमने 20 मई की हड़ताल का निर्णय लिया। हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन पूरे देश के अंदर शुरू की। तो सरकार के संज्ञान में था हम हड़ताल पे जा रहे हैं, तो भी सरकार हमसे बातचीत नहीं की। जब 7 मई और 10 मई के ये जो बीच का हिस्सा था जिसमें आर्मी एक्शन हुआ, उस टाइम पे हम लोगों ने स्वतः निर्णय लिया कि सिचुएशन ठीक नहीं है अभी मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी है। तो हम लोग 15 मई को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बैठे और हमने सोचा कि इट इज टू नियर 20 मई, सिचुएशन अनसर्टेन है, हम 9 जुलाई में करेंगे। तो वो 20 मई 9 जुलाई बदल गया। ये भी सरकार के संज्ञान में है कि इन्होंने पोस्टपोन कर दी हड़ताल। तो 20 मई से 9 जुलाई तो बहुत समय था ना लेबर मिनिस्टर के पास हम लोगों को बुलाने का, प्रधानमंत्री के पास समय था, बाकी मंत्रियों के पास समय था। दे डिड नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस। वो मजदूर को कुछ औकात ही नहीं उसकी मानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं श्रमिक को, और कॉरपोरेट घरानों के हक में कानून बनाते हैं। और लेबर कोड्स भी वो सीधा बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं। तो आप बिजनेस और व्यापार वो भी कॉरपोरेट घरानों का, उसको आसान करने के लिए मजदूरों को कुचलना चाहते हो और उनकी ट्रेड यूनियंस को पंगु करना चाहते हो। इसलिए आप ये लेबर कोड्स लाए हो, क्योंकि हम जानते हैं लेबर कोड्स अगर लागू होते हैं तो हड़ताल का अधिकार चला जाएगा, यूनियन बनाना हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा, रिकॉग्निशन मुश्किल होगा, डी रिकॉग्निशन आसान होगा, रजिस्ट्रेशन मुश्किल होगा, डी रजिस्ट्रेशन आसान होगा। जो मालिक हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारे क्रिमिनलाइजेशन के कानून हटा दिए हैं, हल्के से फाइन रख दिए हैं। और जो मजदूर और मजदूरों के नेता हैं उनको क्रिमिनलाइज कर दिया है, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग को, उनके धरनों को, हर चीज को क्रिमिनलाइज आप करना चाहते हैं। फिर काम के घंटे भी बढ़ा देंगे, हड़ताल करने नहीं देंगे। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो से सरकार वाकिफ ही नहीं, सरकार ही इस सिनेरियो को ला रही है, क्योंकि वो सीधे कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसलिए हमारे लिए हड़ताल पे जाना निहायत जरूरी था। तो 20 मई के बाद चूंकि हमने पोस्टपोन की थी, तो हमें लगता था उसी तरीके की हमारी प्रिपेयर्डनेस होगी कि नहीं, पर हमने साथियों को कहा कि जो आपको कमी लगी थी उस कमी को पूरा करो, और जहां आपने अच्छा तैयारी की थी उस अच्छी तैयारी को जारी रखो। और यही वजह है कि 9 जुलाई की हड़ताल बहुत अच्छी रही। और इसके अंदर हमारे जो शामिल हुए सेक्टर्स, उसमें कोयले के अलावा हमारी एनएमडीसी की यूनिट शामिल हुई। नॉन कोल में आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, गोल्ड माइंस शामिल हुए। स्टील, बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी, पेट्रोलियम सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, ग्रामीण डाक सेवक, टेलीकॉम, एटॉमिक एनर्जी, सीमेंट सेक्टर, पोर्ट एंड डॉक एरिया, टी प्लांटेशंस, जूट मिल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, ऑटो है, टैक्सीज है, कुछ जगहों पे वो भी हड़ताल पे गए। जूट मिल्स वाले हड़ताल पे गए, फिशरीज वाले हड़ताल पे गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से इनकम टैक्स वाले भी, ऑडिट सेक्शन वाले भी, ये सब भी हड़ताल पे गए। और इसके अलावा हमारा असंगठित मजदूर था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन थे, बीडी थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, हॉकर्स एंड वेंडर्स, जितने भी असंगठित क्षेत्र के इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर वर्कर, वो रास्ता रोको, रेल रोको में शामिल हुए। उनकी बहुत ही जबरदस्त मोबिलाइजेशन थी। मैं अगर किसी वर्कर का नाम मेरे से छूट भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शामिल नहीं हुए। इवन हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स भी कुछ जगहों पे अपने झंडे बैनर लेके शामिल होने के लिए आए। तो ये भागीदारी बहुत अच्छी थी। इसलिए कारण भी हड़ताल के मैंने आपको बताए, और हड़ताल में कौन भागीदारी लिए वो भी बताए, और हड़ताल कामयाब हुई और हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन सेटिस्फाई हुए। और संयुक्त किसान मोर्चा और खेतीहर मजदूर साथी जगह जगह पे जो प्रोग्राम्स ट्रेड यूनियंस में गए,
उनमें से बहुत सारी जगहों पे अपने झंडे डंडे के साथ शामिल हुए, कई जी जगहों पे उन्होंने स्वतः अपनी अलग से भी एक्शंस किए, और जी बहुत सारी जगहों पे वो साथ शामिल हुए। जी जी। अब हम वाह। देख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने हमें बताया कि वो 20 तारीख को मिलने वाले हैं, वो जी अपना असेसमेंट भी लेंगे और फिर वो आगे की रणनीति भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो जी तीनों कानून उनके रद्द किए थे, मिस्टर मोदी ने जी वापस लिए थे, जी ये कहना कि हमारे मुंह से निकल गया और हम हटेंगे नहीं, हमने पार्लियामेंट में पास किया, हम हटेंगे नहीं, ये तो सच नहीं है। आप 3 कानून पार्लियामेंट में कृषि के लाए थे, तो आपने पार्लियामेंट से ही वो कानून रिपील किए, तो जी 4 लेबर कोड आप पार्लियामेंट में ही लाए हैं, तो आप जी वहीं उसको रिपील कर सकते हैं। व्हाट इज द जी प्रॉब्लम? आप निजीकरण के प्रस्ताव लगातार ले रहे हैं, आप उनको वापस ले सकते हैं, देयर इज नो जी हार्म। इन निजीकरण को करने की इन्होंने कोशिश की, इनको बिडर्स नहीं मिले, जी तो बिडर्स नहीं मिले तो वो सेक्टर बचा हुआ है, तो इन्होंने जी नया स्कीम लाया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे बेचना शुरू कर दिया। जी तो ये नए नए मेथड्स निकाल करके अडानीज और अंबानीज का घर भरने में केवल लगे हुए हैं, इनको जी देश के आम आवाम से कोई चिंता नहीं है। तो जी किसानों ने के लिए ये एक आड़े रास्ते से, एक पीछे के रास्ते से फिर से एक स्कीम लेके आए हैं मार्केटिंग की। वो किसानों के मुताबिक वो उसी 3 कानूनों के हिसाब से उनका नुकसान करेगी, तो जी इसलिए वो आने वाले दिनों में अपनी लड़ाइयों को बढ़ाने वाले हैं। और जी खेतीहर मजदूर, क्योंकि खेती का संकट बढ़ता चला जा रहा है, खेतीहर मजदूर अपने काम से परे होता चला जा रहा है, उसके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, सिर के ऊपर छत भी नहीं है, तो वो भी आने वाले दिनों में अपनी लड़ाइयों को और न्यूनतम वेतन के प्रश्न को लेकर के मैदान में उतरने के हैं। तो हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी अपना मीटिंग प्लान किया है, 22 जुलाई को हम लोग मिलेंगे, ताकि हम उस दिन चर्चा कर सकें कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जी ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो हमारी हड़ताल है, ये एक किस्म का स्टेपिंग स्टोन है, ये जी अब पीछे मुड़ने का या जस्ट एक जी इवेंट के रूप में नहीं है कि हड़ताल हो गई। जी जी ये हड़ताल हम किए हैं जिन मुद्दों के ऊपर, वो एक जी हड़ताल से खत्म नहीं होने वाले। हम हड़तालें तो कई कर चुके, नरेंद्र मोदी जी के राज में तो हमारी मेरे ख्याल ये 8वीं हड़ताल थी। मिस्टर जी मोदी जब से पावर में आया 8 से भी ज्यादा हड़ताल हमारी हुई। जी जी 2015 में हमने पहली हड़ताल मिस्टर मोदी के राज जी में की थी। जी तो इनकी जी 3 टर्म्स में हर बार हमने 2-3 हड़तालें की हैं, तो हमने काफी हड़तालें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट रुकने की बजाय इस रास्ते पे और तेजी से बढ़ रही, और अब वो बेशर्मी से बोलते हैं कि हम नहीं जॉब्स क्रिएट कर सकते। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मैं जॉब्स दे रहा हूं, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं हम तो मालिकों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि वो जॉब्स क्रिएट करें। अडानीज और अंबानीज को तो हम इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि वो जॉब्स क्रिएट करें। ये ट्रुथ है कि कॉर्पोरेट्स लीस्ट जॉब देते हैं और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब देता है, जो प्रोटेक्टेड होती है, इज्जत की होती है, जिनमें सारा लेबर का राइट्स का कवरेज होता है। और जो हमारा छोटा एमएसएमई सेक्टर है, जो काफी बड़ी गिनती में रोजगार देता है, ये सरकार उस सेक्टर को भी पीट रही है। इनके हिसाब से एमएसएमईज की भी शायद जरूरत नहीं है, और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सर्विसेज में भी देने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ कॉर्पोरेट घराने जो हैं वो ही जॉब क्रिएट करेंगे और वही जॉब पे रहो, जबकि हम जानते हैं कि वो जॉब क्रिएट नहीं करते, वो मिनिमम वर्कफोर्स पे मैक्सिमम आउटपुट और प्रोडक्शन चाहते हैं। दिस इज देयर स्ट्रेटेजी। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो मारने के लिए छोड़ दिया है इस सरकार ने। अभी उस दिन हड़ताल थी, उस दिन एक पैनल डिस्कशन में मैं थी अल जजीरा पे, और उसमें जो सरकार की तरफदारी करने के लिए इकोनॉमिस्ट बोल रहा था, उसने सीधे बोला कि सरकार जॉब्स क्रिएट नहीं करेगी, और उसने कहा कि हम जो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को, वही सिर्फ जॉब देंगे। अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं तो ये ईएलआई की स्कीम जो है इनकी, उसको हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, जब इन्होंने हमको कहा था हम ये स्कीम लाएंगे, हमने कहा कि आप तो अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चे को, जिसको ह्यूज पेमेंट मिल सकती है, आप उन बच्चों को 15,000 रुपए ईसीएलआई के तहत रख रहे हो, और ये भी 15,000 जो है
सरकार हमारे जनता के पैसे से, उस खजाने से मालिकों की तरफ से उस लेबरर को देगी जिसको सो कॉल्ड एंगेज दिखाया जाएगा। तो तनख्वाह सरकार देगी और बंदा जो है एम्प्लॉयर तय करेगा, और आप एक 15,000 के वेतन के ऊपर हाईली क्वालिफाइड बच्चे से काम लोगे। ये सब क्या तमाशा है, ये क्या जोक है? तो ये नाव को वो खुद कह रहे थे। मैंने कहा तो कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो ये तो सच ही इनकी सोच ही यही है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सारे के सारे प्रश्न हमारे सामने हैं, जिन प्रश्नों को लेकर के हमको आने वाले दिनों में लड़ने की जरूरत होगी। तो अगर खेती का संकट नहीं रुकता है तो भयंकर हालात होने वाले हैं। माइग्रेशन शहरों में बढ़ेगा, और सरकार माइग्रेंट वर्कर के बारे में ना कुछ सोच रही है। उनको भी उठा के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के अंदर माइग्रेंट एक्ट को फेंक दिया गया। हम उनके लिए सेपरेट पॉलिसी चाहते थे, और सरकार ने यहाँ जॉब नहीं दे पा रहे थे तो इजराइल भेजना शुरू कर दिया पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। हम लोगों ने उसको अपोज किया। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको वहां से उनको वापस लाना पड़ा, क्योंकि हालात वहां बिगड़ गए। जब पिछले दिनों इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तेजी से बढ़ा, इजराइल ने उन पे हमला किया तो फिर ईरान ने काउंटर किया। इसी तरीके से हमारे रशिया से और यूक्रेन से जो बच्चे काम के लिए गए थे, फौजों में भर्ती कर दिए गए, और उनमें से कुछ मरे, अब वापिस आना शुरू हुए हैं वहां से। तो ये सरकार एम्प्लॉयमेंट ना अब्रॉड में हमारे लोग जो जा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन की या उनके इमिग्रेशन लॉज की कोई बात करती है जो गल्फ में है, दूसरी जगहों के ऊपर है, और विद इन द कंट्री भी इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को कवर नहीं कर रहे। हिंदुस्तान नौजवान है, 65% हमारी आबादी 35 साल से नीचे की है, और हमारे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस 35 साल से नीचे का है वो 20 और 25 के बीच में है। और इसी यूथ को आप क्या करना चाहती है ये देश की सरकार? तंगों में लगाना चाहती है केवल, और नशों की तरफ धकेलना चाहती है। और फिर अगर वो छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन में जाए तो उनको उग्रवादी करार देना चाहती है। तो क्या करना चाहती है इस देश के युवा के साथ? तो इस देश को ले दबा के ये चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी, इनकी जो भीड़ तंत्र है ना, हिंसा कराना, नफरत फैलाना, लोगों को लड़ाना भिड़ाना, देश की सभ्यता का ही चकनाचूर कर डालना, सेंचुरीज ओल्ड हमारी सभ्यता के ऊपर हमला बोल रखा है मोदी की सरकार ने। ये मजदूरों और किसानों में भी उसी धर्मांधता और जातिवाद के हिसाब से डिवीजन करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि इनके एजेंडा को पीटने का, अपनी लड़ाई लड़ना, अपने हित की लड़ना, अपने देश की लड़ना, साथ में इनके एजेंडा को पीटने का यही तरीका है कि मजदूर संगठित रहे, किसान संगठित रहे, खेत मजदूर संगठित रहे, और आंदोलनों में अपनी मांगों को लेके डिस्कोर्स, एक वैकल्पिक डिस्कोर्स तैयार किया जाए इनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ, पोलराइजेशन के एजेंडे के खिलाफ। अब आपने शैली, आपने देख लिया कि ये तो अब हमारे माइग्रेंट वर्कर्स की वोट भी छीन लेना चाहते हैं। तो बिहार से शुरुआत कर दी है, हमारे माइग्रेंट वर्कर को बोल रहे हैं कि तुम जिस राज्य में हो वहां वोट करना। अरे भी वोट तो उसकी परिवार घर में है, इधर बिहार में है, वो वहां काम के लिए जाता है, 6 महीने साल के बाद फिर घर आता है, फिर वापस जाता है। तो किसी स्टेट में जाके सेटल हो चुकी है सारी फैमिली, तो वो तो माइग्रेंट नहीं रह गया। पर जो अभी पीछे अपना है, उसको आना है, जाना है, करना है, उसका भी आप वोट छीन लेंगे तो ना वो वहां वोट देगा ना वो यहाँ वोट देगा। तो आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हो, लोगों के वोट का अधिकार से छीन रहे हो। आप कह रहे हो नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हो। तो संविधान को बदले बिना संविधान बदला जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। और इसीलिए हमारा प्रतिरोध है, गुस्सा है इनके ऊपर। और हम ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो 20 को मीटिंग होगी उसमें हम संज्ञान लेंगे कि हमें इन सारे आंदोलनों और संघर्ष को नीचे और भी नीचे के स्तर पे ले जाने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। बहरहाल 9 जुलाई एक स्टेपिंग स्टोन था, और 9 जुलाई के बाद लड़ाइयां और तेज होंगी, क्योंकि ये सरकार बातों को नहीं सुनती है, पार्लियामेंट परवाह नहीं करती है, जर्नलिस्टों को तो कंट्रोल कर रखा है,
मीडिया को तो अपना मीडिया बना रखा है, जो सोशल चैनल्स हैं, सोशल लेवल पे थोड़ा बहुत एक्टिव है, सक्रिय हैं, उनकी भी गला दबाने के लिए ये कानून लाए हैं। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन की आवाजों को दबाने की। तो वो पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज की आवाजों को दबाने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं। जर्नलिस्ट कोई सवाल ना करे, उनको पीटने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। मजदूर, किसान, आम जनमानस मैदान में नहीं उतरो, उनके बीच में डिवीजन पैदा करो, इसकी कोशिश करते हैं। उस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। इसलिए आने वाले दिनों में देश के लिए भी, केवल मजदूर को जरूरत नहीं है इस आंदोलन की, किसान को, हर मजदूर को जरूरत नहीं है केवल, ये इस आंदोलन की देश को भी जरूरत है, ताकि देश जुड़ करके अपने मुद्दों के ऊपर प्रश्नों पे लड़े और आपस में लड़ने की इनकी रणनीति को फेल करे। ये मेरा कहना है। मैं आज उसी की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए। आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं उनके भी उत्तर दूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि महिला भागीदारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। महिला भागीदारी हर क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो संगठित या असंगठित, उनकी अच्छी भागीदारी थी। युवा वर्कर की भागीदारी भी बहुत अच्छी थी इसके अंदर। और पूरा हिंदुस्तान, जिसको इंडियन बोलते हैं ना, वो इंडियन के रूप में दिखाई दे रहे थे सड़कों के ऊपर। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हमारे पास चूंकि 2 मिनट या 3 मिनट का समय बचा है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इस 9 जुलाई की हड़ताल में जो श्रमिक चेतना है, इस श्रमिक आंदोलन की चेतना को राजनीतिक चेतना में रूपांतरित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ताकि इस मोदी की सरकार को सत्ता से हटाया जाए। आने वाले लोकसभा चुनाव में सारे देश के महत्वकांक्षी लोग एकजुट होकर मोदी और बीजेपी को पराजित करें। ये राजनीतिक चेतना में रूपांतरण के लिए क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत सटीक है, बहुत सही है। क्योंकि सरकार ने कहने की कोशिश की कि आपकी तो हड़ताल राजनीतिक है। हमारा उनको जवाब था कि आपकी जो नीतियां हैं वो आपकी राजनीति है, और वो नीतियां हमारे खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। तो उन नीतियों को विरोध करना भी राजनीति होता है। तो हम नहीं कह रहे कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। हमारा आंदोलन राजनीतिक है, पर ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ट्रेड यूनियंस का आंदोलन। तो जब हमें अपने जिंदा रहने के लिए, काम पाने के लिए, काम के दाम पाने के लिए, काम के स्थान पे सुरक्षा पाने के लिए, बुढ़ापे में किसी पेंशन के सहारे के लिए, ये नीतियों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए हमें मैदान में उतरना, लड़ना है। तो ये हमारी सियासत है। तो ये मजदूर वर्ग में ये बात जानना जरूरी है कि जो गवर्नमेंट्स इन नीतियों को लाती हैं, जो हमारे बुनियादी हकों को छीन लेती हैं, उन गवर्नमेंट्स को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये मैसेज वर्कर के बीच में वर्कर ने लेना है, ये वर्कर ने लेना है, और ट्रेड यूनियंस ने उसको वो डायरेक्शन देनी है कि अपनी मांगों को लड़ रहे हो, उनको पाना है। तो फिर सत्ता के ऊपर वो लोग होने चाहिए जो आपके मांगों के विरोधी नहीं है, आपकी मांगों के साथ खड़े हैं, कुर्सी पे बैठ के आपके एजेंडा पे काम करेंगे। जो आपके एजेंडा के विरुद्ध हैं, उनको कुर्सी पे नहीं बने रहना चाहिए। ये राजनीतिक चेतना तो सभी संघर्ष करने वाले जितने भी गुट है, संगठन है, जॉइंट फ्रंट्स हैं, उन सबको इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। AITUC पूरी तरह से कमिटेड है इस बात के लिए। जी। तो कॉमरेड, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम। और आज जो आपसे बातचीत हुई वो निश्चित रूप से एक कार्यशाला है, ये इस श्रमिक आंदोलन का एक दस्तावेज है, और ये आज की बातचीत निश्चित रूप से श्रमिक चेतना को और बेहतर और विकसित करने में, और इस श्रमिक चेतना का राजनीतिक चेतना में रूपांतरण होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी। आपको तहे दिल से शुक्रिया कॉमरेड, आपको लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।